हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट आपके सामने देखते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 रहेगा। 8 इससे पहले हो चुके हैं, सभी प्ले लिस्ट में हैं, वहाँ पर जा कर के देख सकते हो अगर नहीं देखे हैं तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में, एंड तक देखना। जीएस के हैं टोटली, जैसा आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। आपके सामने सब कुछ है। अब देखो, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। कि देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यानी सम्मिलित यानी संयुक्त बैठक यानी जॉइंट मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है संसद में जो होती है। क्या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के विपक्ष के नेता के द्वारा। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ इसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए आपको। तो समझ लेना, संसद की जो सम्मिलित बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी ऑप्शन सी, लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। देखो, इसके बारे में आपको जो ये संयुक्त बैठक होती है अच्छे से बता देता हूँ आप सभी को कि संयुक्त बैठक क्यों की जाती है और किस विधेयक पर की जा सकती है। देखो, 3 विधेयक होते हैं आपके सामने, जैसे धन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, इसके अलावा महाभियोग विधेयक भी है जो राष्ट्रपति पर लगता है। इन तीनों विधेयकों को छोड़ करके सभी विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यानी ऐसे समझ सकते हो, अधिकतर तो ये सामान्य विधेयक पर ही आयोजित की जाती है। और इसके बारे में बता दूं कि ये इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल है 108। आर्टिकल 108 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान आयोजन करेगा। यानी जैसे कोई विधेयक है, लोकसभा में पेश किया गया, अगर वो लोकसभा से पारित हो जाता है उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। और कब की जाएगी ये देखो, पहले लोकसभा से पारित हो गया विधेयक, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा अगर उस विधेयक पर यानी उसे पास करने से मना कर दे, या फिर उसमें संशोधन कर दे, या फिर 6 माह तक उस पर कोई फैसला ना दे, ये 3 कंडीशन है इंपॉर्टेंट हैं कि उस विधेयक पर या तो राज्यसभा उसको पारित करने से मना कर दे, या फिर उसमें कोई संशोधन कर दे, या फिर उस पर कोई फैसला 6 माह तक ना दे, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का आयोजन करेगा, याद रखना। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं फिर जब ये आयोजन होता है, तो ये आंसर देख लिया आपने, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इसका जो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 118 में। कौन से में? आर्टिकल 118 में। और देखो, कुछ कंडीशन और हैं कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष अगर इसकी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित ना हो, तो अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष। कौन? लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे इसकी जॉइंट मीटिंग की अध्यक्षता। अगर वो भी उपस्थित ना हो, तो अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित ना हो तो कौन करेगा? तो ये इसके बाद करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। याद रखना एक चीज कि राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है। तो जब वो भाग नहीं लेता है तो उसकी अध्यक्षता कैसे करेगा? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि राज्यसभा का सबसे बड़ा पदाधिकारी तो सभापति होता है, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करता। अध्यक्षता क्यों करेगा? क्योंकि वो संयुक्त बैठक में भाग ही नहीं लेता है, और भाग लेता है उपसभापति। तो फिर राज्यसभा का सभापति उपस्थित नहीं है, तो राज्यसभा का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन बचा? उपसभापति। तो वही अध्यक्षता करेगा। ठीक है। और ज़्यादा डीपली जाया जाए तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये तीनों ही उपस्थित ना हो तो कौन करेगा फिर? अगर ये तीनों ही यानी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, अगर ये तीनों ही उपस्थित ना हो तो जॉइंट मीटिंग में, तो फिर करेगा राष्ट्रपति के द्वारा, जो सांसद जो तय किया जाएगा वो अध्यक्षता करेगा इसकी। ठीक है। और अधिकतर इसको पारित होने के लिए सामान्य विधेयक की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और देखो, सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है बता दूं आप सभी को कि सामान्य बहुमत ऐसे समझ सकते हो कि उसमें सदन में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उसका मतलब 50%, और उसमें एक और जोड़ दो, यानी 50% प्लस 1, वो सामान्य बहुमत कहलाता है। ठीक है। और सामान्य बहुमत की इसको पास होने के लिए आवश्यकता होती है। और एक चीज़ जान लो कि संयुक्त बैठक से विधेयक अधिकतर वही पास होगा जिसको लोकसभा चाहेगी, क्योंकि लोकसभा यानी सदन में उसका बहुमत होता है लोकसभा में सरकार का। तो अगर ये पारित लोकसभा से नहीं हुआ तो समझ लेना सरकार गिर जाएगी। और देखो, अब तक देखा जाए तो तकरीबन 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा चुका है। एक बार तो हुआ है 1961 में, 1961 में हुआ है, दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए हुआ था। एक 1978 में भी हुआ है, बैंकिंग सुधार से संबंधित था। और एक 2002 में हुआ है। 2002 में, कब? 2002 में एक आतंकवादी निरोधक वो था, ये क्या बोलते हैं उसका नाम था, POTA, आतंकवादी निरोधक था ये, जो ये बैठक हुई थी यानी विधेयक जो था।
और देखो एक चीज़ और पूछी जा सकती है आपसे कि तीनों बैठक में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने इन तीनों बैठकों में भाग लिया था। जो ये तीनों संयुक्त बैठक हुई थी 61 में, 78 में और 2002 में, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब इतनी बात हो गई है तो एक और बात बता दूं आपको कि बहुमत जैसे देखे होंगे आपने 4 प्रकार के, जैसे सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। स्पेशली आप विशेष बहुमत के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा सामान्य बहुमत और पूर्ण बहुमत में एक सामान्य सा अंतर बता देता हूँ कि देखो सामान्य बहुमत तो वो होता है जैसे सदन में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उसका 50% और 1 जोड़ दो। लेकिन पूर्ण बहुमत और सामान्य बहुमत में क्या अंतर होता है कि पूर्ण बहुमत में हम उन सदस्यों को भी शामिल करते हैं जो सदन में उपस्थित ना हो, यानी सदन की समझ सकते हो दोनों सदनों की जितनी संयुक्त संख्या यानी टोटली जितने सदस्य होते हैं उपस्थित और अनुपस्थित दोनों को मिला करके उनका बहुमत जो होता है वो पूर्ण बहुमत कहलाता है। और सामान्य बहुमत में केवल उपस्थित को लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ समझ गए होंगे इस क्वेश्चन से। आगे देखो, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, ये पूछा है इसमें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कब रखा गया था संसद में पहला लोकपाल विधेयक? देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 1968 में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था संसद में। देखो 1968 में रखा गया था और ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा इसको रखा गया था? शांति भूषण के द्वारा 1968 में। लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था क्योंकि लोकसभा से तो ये पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से ये पारित नहीं हो पाया था। राज्यसभा से पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से समझ सकते हो कि 1968 वाला जो ये लोकपाल विधेयक है ये पारित नहीं हो पाया था। देखा जाए तो अब तक तकरीबन 8 बार लोकपाल विधेयक पेश हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वशासन अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? दोहरे दंड से देखो ये सभी आर्टिकल आपके सामने दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। आपको पता होगा हमारे संविधान में हमारे लिए 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। पहले 7 थे, जो संपत्ति का था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 जैसे समानता का आर्टिकल 14 से 18 तक है, फिर स्वतंत्रता का है आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध है तीसरा 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के बारे में उसने भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था इसके बारे में, यानी संविधान के आत्मा और हृदय आर्टिकल 32 को ही बताया था। तो याद कर लेना, इन्हें अच्छे से पढ़ना। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है कि दोहरे दंड और अभिशंसन से। देखो आर्टिकल 19 देखो, पहले आर्टिकल 19 के बारे में बताऊं कि ये जो आर्टिकल 19 है ये आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की आपको पता होगा स्वतंत्रता है सभी को। इसके अलावा जैसे इसी में आते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है 19(1)(4) के अंतर्गत। और देखो एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है हमें, वह किस केस में मिला था? तो याद रखना, नवीन जिंदल बना भारत संघ मामले में मिला था ये अधिकार जो है। किसमें? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि नवीन जिंदल बना भारत संघ मामले में। इसके अलावा विदेश भ्रमण करने का भी अधिकार यही कहता है। अपने विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता भी यही करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए आप सभी को। और देखो आपके सामने जो ये आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 22, तो इसके बारे में भी जान लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी एवं निरोध से, जैसे आप देख सकते हो कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले उसका अपराध उसे बताना अनिवार्य हो जाता है, ये दिया गया है इसमें। और 24 घंटे के अंदर अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो अगर उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करना अनिवार्य हो जाता है। यह आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें आर्टिकल 22 में तो यही समझ लो, ये 2 ही काफ़ी हैं।
23 भी आर्टिकल, वो जो आर्टिकल 23 जो दिया हुआ है वो भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील चुनने के लिए दिया हुआ है। और ये देखो आर्टिकल 21, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पढ़ना चाहिए आपको। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा होगा तो आर्टिकल इसी से संबंधित है, आर्टिकल 21 से, ठीक है। और निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 21A भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वो भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A में, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, आप सभी को पता होगा। और उसमें और आर्टिकल 21 में ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार बना दिया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये बचा आपका आर्टिकल 20, तो यही आंसर हो जाएगा इसमें। जो आर्टिकल 20 है, आपको बता दूं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में जो दिया हुआ है उससे संरक्षण प्राप्त है इसमें, यानी अपराधों के दोष सिद्धि के बारे में ये प्रावधान करता है। जैसे कैसे बताऊं कि दोहरे दंड के लिए प्रावधान है इसमें, यानी अगर दोहरे दंड से संरक्षण है, एक दंड है तो उसके लिए एक अपराध किया है तो उसके लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दो अपराध करेगा तो उसके लिए 2 दंड, उस हिसाब से, यानी एक अपराध के लिए आपको 2 दंड नहीं दिए जाएंगे। और स्वयं के विरुद्ध इसमें आर्टिकल 20 का जो 3 कहता है ना, उसमें अपने खुद के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण है, आपको गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तो ये समझ सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 20। आगे देखो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है इसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखो, अधिकतर जितने आयुक्त या जितने पदाधिकारी हैं, अधिकतर सभी की जो केंद्र स्तर के अधिकारी होते हैं 90% 95% नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अधिकतर संभावना राष्ट्रपति ऑप्शन की सही होने की होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। देखो, मैंने पहले बताया था कि वित्त आयोग से संबंधित, यानी वित्त आयोग में जिन अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। उसके अलावा जितने भी पदाधिकारी होते हैं सभी का होता है 6 वर्ष और उम्र देखा जाए तो 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? केंद्रीय मंत्री कौन रहे हैं इन चारों में से? वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, IV चौहान, प्रणब मुखर्जी, कौन कौन रहे हैं इन सभी में से? देखो, न्यूज़ में इन सभी के बारे में सुना होगा आपने, तो ये सभी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, सॉरी। हाँ, तो जब वित्त मंत्री या केंद्रीय मंत्री, तो वही तो, कोई भी मंत्री बन जाओ तो होगा तो वो केंद्रीय मंत्री ही तो कह सकते हो। ये भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, ये चारों ही रह चुके हैं। आगे देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखो, लोक चुनावों में मतदान करना, अगर आपने ये जो मूल कर्तव्य हैं पढ़े होंगे अच्छे से, तो ये कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, पहला ही गलत हो जाता है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये है उसमें, यानी जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वो कहता है, आप सभी को पता होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, उसके अलावा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये कहता है। और ये जो सी में ऑप्शन में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मौलिक कर्तव्यों में। ये 9 में क्या हुआ है, ये 8 में, ऊपर वाला ये 8 में, ये 9 में। 9 कहता है जैसे सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये 9 में ही दिया हुआ है। इसके अलावा ये डी ऑप्शन में देखो, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, तो ये तो जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसी में दिया हुआ है, जैसे कि संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी पहले। और उसके अलावा राष्ट्रगान का आदर करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी पहले में ही है मौलिक कर्तव्य में, तो ये तीनों ही दिए हुए हैं। और ये जो पहला है, लोक चुनावों में मतदान करना, ये कहीं भी नहीं है। आगे देखो, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में
हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ पर होता है? तो देखो, भारत की संचित जो निधि है वो आर्टिकल 266 में है, और एक है आकस्मिक निधि, वो आर्टिकल 267 में है। ये जो आकस्मिक निधि होती है इस पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है, और जो ये भारत की संचित निधि होती है, यानी जहाँ भारत की जितनी भी प्राप्तियाँ होती हैं, संघीय सरकार को जो प्राप्तियाँ होती हैं उसका समूचा जो राजस्व होता है वो भारत की संचित निधि में जमा होता है। कहाँ पर? भारत की संचित निधि में। याद रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका जवाब। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? पहला देखो, इसमें मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताया था। देखो, ये क्वेश्चन ये भी आ गया। अगर मौलिक अधिकारों को आप पढ़ लोगे अच्छे से तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कि जैसे देखो, 6 मौलिक अधिकार बताए मैंने आपको, उसमें एक शोषण का अधिकार भी बताया था, जिसका प्रावधान था आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक। ठीक है, जो आर्टिकल 23 है वो कहता है मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध के बारे में। मानव तस्करी और बलात् श्रम पर, यानी ऐसे कैसा समझ सकते हो इसके बारे में, यानी मानव का दुर्व्यवहार, यानी मानव तस्करी या मानव दुर्व्यवहार ऐसे समझ सकते हो कि मानव के अंगों का कोई भी यानी व्यापार वगैरह या दुरुपयोग या कोई घटना नहीं पहुंचाई जाएगी मानव को, या और इसमें ये दिया हुआ बलाश्रम, बलपूर्वक किसी पर कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे बेगारी प्रथा हो जाती है, इसके अंतर्गत बधुआ प्रथा भी हो जाती है। उसके अलावा सागड़ी प्रथा भी, दास प्रथा जो काफ़ी पहले प्रचलित होती थी, अब तो प्रतिबंधित है। खैर, ठीक है, तो ये सभी कहता है इन सभी के बारे में। और ये तो मौलिक अधिकारों में हो गया, और इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है, तो इसमें पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सेकंड है इसमें मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, तो ये तो सही है इसका। यानी देखो, इसे ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही समझ जाओगे। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, मादक पेय से ही समझ सकते हो कि ये नीति निर्देशक कौन सा कहता है। तो याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों में आपने आर्टिकल 47 के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में इससे संबंधित प्रावधान दिया हुआ है कि खाद्य एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, यानी स्वास्थ्य से संबंधित एवं जीवन स्तर को अगर कोई हानि पहुंचती है तो उससे संबंधित, यानी स्वास्थ्य और जीवन स्तर को हानि पहुंचाने वाले जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो खाद्य एवं पेय पदार्थ हैं, उन पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, ऐसा आर्टिकल 47 कहता है। तो ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं अब, कि भारत के संविधान में यह उपबंध है कि, देखो स्टेटमेंट है आपके सामने, कौन सा है इसमें से, ये जो दिए हुए हैं इसमें से भारत के संविधान में कौन सा उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी होगी, यानी 450 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, और 450 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, उससे राज्य की क्या विधानसभा बनी होगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो देखो, इसका ये 450, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि संविधान में आपने पढ़ा होगा वो प्रावधान किया गया है विधानसभाओं के बारे में कि विधानसभाओं की कम से कम संख्या तो 60 हो सकती है और अधिकतम संख्या हो सकती है 500, ना कि 450। तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा है इसमें, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को बनने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो देखो, ये सही है। कम से कम जो न्यूनतम आयु यानी अर्हता है विधानसभा सदस्य बनने के लिए, वो कितनी है? कम से कम है कितनी? 25 वर्ष। ठीक है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा, इसका दूसरा सही है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कम से कम आयु है 25 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है? 35 वर्ष, और राज्यपाल के लिए भी 35 है। ठीक है, आगे देखो, और राज्यसभा और विधान परिषद जो होता है राज्यों में, उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, यानी विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, उसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो इन सभी को याद कर लेना। आगे देखो, भारतीय संघ के किस राज्य में शासन ने एक निजी सैनिक संगठन, यानी भारतीय संघ के किस राज्य में शासन ने एक निजी सैनिक संगठन
यानी जिसका नाम है सल्वा जुडूम को प्रोत्साहन दिया और जिसके इस कार्य को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। यानी भारतीय संघ के किस राज्य में शासन ने एक निजी सैनिक संगठन बना था जिसका नाम था सल्वा जुडूम, उसको प्रोत्साहन दिया था। यानी उसको राज्य सरकार, उस राज्य सरकार के द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया गया था, लेकिन उसको सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। तो यह किस सरकार के बारे में कहा गया है इसमें? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद है, नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा। उससे मुकाबला करने के लिए एक निजी सैनिक संगठन था जिसका नाम था सल्वा जुडूम। क्या नाम था? सल्वा जुडूम। इसको प्रोत्साहन दिया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, लेकिन इसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध यानी अमान्य घोषित कर दिया गया। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो देखो इसके बारे में सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को इसके बारे में अधिकार दिया गया है। यानी मौलिक अधिकारों का, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई हानि पहुंचती है, कोई उन्हें दबाता है, तो उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय जा सकता है व्यक्ति, ठीक है, और उनकी रक्षा करेगा उन अधिकारों की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, तो देखो महाभियोग प्रक्रिया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो ये संसद के दोनों सदनों से चालू होती है। तो कहाँ से? इसमें कोई एक सदन स्पेशली इस पे एक सदन के ही द्वारा नहीं किया जा सकता, इसमें दोनों सदनों की आवश्यकता होती है, और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले कम से कम देनी होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन आप सभी को जान लेना चाहिए। तो देखो इसमें कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो देखो इसके बारे में बताऊं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी कह सकते हो संसद के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उसके अलावा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके अलावा जो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं हैं उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही तो मनोनीत किए जाएंगे, जब राष्ट्रपति बन जाएगा तभी तो। लेकिन इसका जो महाभियोग प्रक्रिया आती है राष्ट्रपति की, उसमें वो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यानी वो संसद के सदस्य बन गए। और उसमें महाभियोग प्रक्रिया में तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो 1 और 2 इसका ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। आगे देखते हैं अब, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर, यानी किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है? अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से? देखो ये जो बहुमत यानी जो ये अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है। अगर ये लोकसभा से पास हो जाएगा तो सरकार कैसे बचेगी? क्योंकि जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार है। अगर सरकार का बहुमत है फिर भी अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो फिर बहुमत कहाँ से रहा? यानी उसके खिलाफ चले गए तो वो सरकार ऑटोमेटिक ही गिर जाएगी। तो समझ सकते हो, अगर ये विश्वास लोकसभा प्रस्ताव, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा से पास हो जाएगा तो सरकार को यानी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। और आप सभी को पता होगा मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत से नहीं, सामूहिक रूप से, ठीक है, समझ सकते हो। आगे देखो, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। कैसा अधिकार है? पहले तो मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया और जहां बना दिया गया, अगर आर्टिकल 300A में बना दिया इसको तो ये अब विधिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार में होता तो मौलिक अधिकार होता, तो अब ये मौलिक है नहीं, तो ये विधिक यानी कानूनी अधिकार हो गया। आगे देखो, यानी संवैधानिक अधिकार हो गया। और समझ लो, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
देखो आर्टिकल 155 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग। किसके 155 में प्रावधान है इसकी नियुक्ति के बारे में। और ये जो पद धारण करता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, याद रखना। आगे क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून कब बना सकती है? क्या राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। संसद राज्य सूची के विषय पर संसद जो है राज्य सूची के विषय पर संबंध में यानी कानून जब बना सकती है जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर देती है तब। ठीक है, आप सभी को पता होगा 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो उन सभी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। और अनुसूची जो 7 है उसमें उल्लेख किया गया है इन सभी तीनों सूचियों का। अनुसूची 7 में 12 अनुसूचियों को भी पढ़ लो। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक कावेरी से रोजाना 10,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के लिए तैयार हुआ है। देखो, जो पानी की जो ये मात्रा गिनी जाती है या पानी का जो निर्धारण या उसका माप की जाती है वो क्यूसेक में की जाती है। जैसे नदियों के बारे में देखा होगा आपने कि इतना क्यूसेक पानी नदी में छोड़ दिया गया और वहाँ पर बाढ़ आ गई, तो याद रख सकते हो जो पानी है ये क्यूसेक में मापा जाता है। और दूसरा है इसमें, कावेरी नदी भारत की एक अंतर्राज्यीय नदी है जिसको लेकर लंबे समय से कर्नाटक तमिलनाडु में विवाद है। देखो आपको मैं आज एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। ये जो शब्द है ना अंतर्राज्यीय, यानी अंतर्राज्यीय, और एक शब्द होता है अंतराराज्यीय, यानी एक तो होता है, जैसे लिख देता हूँ देखो, अंतरा ये हो गया अंतरा, और फिर राज्यीय, एक तो ये वर्ड होता है, और एक ये है अंतर्राज्यीय। तो इनका मतलब क्या होता है? जब आपको शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को ऑटोमेटिक आसानी से ही कर लोगे आप। कि जैसे देखो अंतर्राज्यीय, इस अंतर्राज्यीय का मतलब तो होता है यानी अंतर्राज्य, दो राज्य या 2 से अधिक राज्यों के मध्य, यानी अंतर्राज्यीय। अंतर किसके बीच हो सकता है? एक के मध्य तो आप अंतर कर नहीं सकते हो। अंतर के लिए तो या तो 2 होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए। 2 के मध्य अंतर कर सकते हो या 2 से अधिक के मध्य। अकेले के बीच अंतर कैसे कर सकते हो? ठीक है, अंतर लग जाए अंतर्राज्यीय, या तो 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित है, और अंतराराज्यीय ये 1 राज्य से संबंधित है। अंतरा, अगर अंतरा लग जाए तो ये समझ लेना एक ही राज्य के अंतर्गत वो जो कुछ यानी कार्यविधि या जो कुछ भी हो रहा है क्रियाकलाप, वो अंतरा लग जाए तो उसमें समझ लेना उसी के एक के ही अंतर्गत है, और अंतर लग जाए तो 2 या 2 से अधिक के अंतर्गत है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में समझो। एक सेकंड मिटा दूं पहले, कि जैसे देखो सर्वोच्च न्यायालय में कावेरी नदी से रोजाना 10,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के लिए तैयार हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक जो है कावेरी नदी से रोजाना 10,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के लिए तैयार हुआ है। और दूसरा है इसमें, कावेरी नदी भारत की एक अंतर है, देख लो, अंतर्राज्यीय नदी है जिसको लेकर लंबे समय से कर्नाटक तमिलनाडु में विवाद है। देखो अंतर लग रहा है, तो कावेरी नदी एक राज्य से तो बहती ही नहीं है, ये तो कावेरी नदी आपका कर्नाटक से भी बहती है, तमिलनाडु से भी बहती है, तो 2 राज्य हो गए ये तो। इसके अलावा ये पांडिचेरी और केरल से भी संबंधित है, यानी इसकी द्रोणी वहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके ये दोनों ही सही हो जाते हैं। यानी ये जो विवाद है कर्नाटक कावेरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना ये दोनों ही सही जवाब हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अब सही कूट का चयन भी करना है इसमें से। कि देखो, मद्रास उच्च न्यायालय ने कुडनकुलम संयंत्र में ईंधन डालने और इसकी पहली इकाई को शुरू करने का निर्देश दिया है। पहले तो यह जान लेना चाहिए आपको कि कुडनकुलम जो संयंत्र है वो कहाँ पर है, कुडनकुलम संयंत्र कहाँ पर है। दूसरा है कुडनकुलम एक सेकंड, ये जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना है भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है, जिसे भारत एवं रूस के संयुक्त प्रयासों से तैयार किया गया। देखो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं कि जैसे देखो पहले में तो तमिलनाडु दे ही दिया इसमें, ठीक है, मद्रास दे दिया तो तमिलनाडु हो गया, और कुडनकुलम जो है ये दूसरे में दे दिया, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर दूसरा सही होगा तो इतना पहले में ये सही हो सकता है कि तमिलनाडु में है तो ये मद्रास या तमिलनाडु से ही संबंधित है पहला।
इसमें देखो, पहले में देखो, जब कोई ऐसा विवाद यानी दो राज्यों के मध्य का जब विवाद जाता है तो वो तो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। यानी एक राज्य के उच्च न्यायालय में कैसे जा सकता है? अगर एक राज्य के उच्च न्यायालय में जाएगा तो वो तो अपने राज्य का फायदा ही देख सकता है ना। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो जो होते हैं, इनका मतलब राज्यों से कोई संबंधित नहीं होता है, क्योंकि इनका तो अलग काम होता है ना। न्यायपालिका तो अलग होती है, कार्यपालिका अधिक होती है, तो उस वजह से समझ सकते हो कि उच्च न्यायालय भी हो तो भी कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। उनका तो न्याय होता है। ठीक है, सभी जगह न्याय जज तो जज ही होते हैं, चाहे उच्च न्यायालय के हों चाहे सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन ये जो राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो तो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तो इस वजह से समझ सकते हो मद्रास नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट होगा इस पर। तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा है, और कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में है, तिरुनेलवेली जिले में स्थित है, और जिसे भारत एवं रूस के संयुक्त प्रयासों से तैयार किया जा रहा है। तो ये सही हो जाता है, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, केवल दो। अगर तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है। अंश जो है मैं पहले ऑप्शन को पढ़ गया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर पहले घटता है, बढ़ता है, या पहले बढ़ता है बाद में घटता है? तो देखो, देख रहे होंगे आप भारत की जीडीपी को भी देख रहे होंगे कि भारत जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है तो उसकी जो वो क्या बोलते हैं, तृतीय जो क्षेत्र है उसका योगदान बढ़ता जा रहा है। और जो यानी अल्प विकसित यानी विकसित जैसे पहले भारत था तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक था, और अब देख रहे होंगे आप कृषि क्षेत्र का दिन रोज योगदान घटता जा रहा है। और तृतीय क्षेत्र जो है यानी सेवा सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है। तो समझ सकते हो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है? देखो, राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। ठीक है, तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, इन सभी के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए आपको। कि जैसे देखो, इसमें देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी, जो ब्याज दर दिया हुआ है ना, ये मौद्रिक नीति और साख नीति का उपकरण है। यानी ऐसे समझ सकते हो कि मौद्रिक नीति और साख नीति जो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, उसका ये ब्याज दर जो है उसका उपकरण है, उससे संबंधित है। और ये जो करारोपण है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण है, ये किससे संबंधित हैं? ये राजकोषीय नीति से संबंधित हैं। तो इसका यही पूछा है, यही जवाब हो जाएगा, जो मौद्रिक नीति से संबंधित है, ब्याज दर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष कहलाता है? तो सभी को पता होगा, सिंपल है ये तो। क्वेश्चन नंबर बी का इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1921 हो जाएगा ना इसका। मैं टिक कहाँ कर रहा हूँ, देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो देख पा रहे होंगे, थोड़े दिन पहले भी पढ़ा होगा आपने, निगम कर से होती है। यानी जो कंपनियों का शुद्धतम लाभ होता है उस पर जो कर लगता है, उससे कर की जो प्राप्ति सरकार को होती है उसको निगम कर कहते हैं। यानी कंपनियों के शुद्धतम लाभ पर उससे जो प्राप्ति सरकार को होती है वो निगम कर कहलाता है, और उसका हिस्सा सर्वाधिक है। देखा जाए तो वर्तमान में जीएसटी का भी तकरीबन बराबर सा ही है, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो जीएसटी का इस टाइम सबसे अधिक पहुंचने वाला है, याद रखना। ठीक है, तो समझ सकते हो निगम कर से। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य, तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी? नाबार्ड की स्थापना के बारे में आप सभी को पता होगा। 12 जुलाई 1982 को की गई थी इसकी स्थापना, और ये आपको बताना है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई नाबार्ड की, और ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो किस समिति की सिफारिश पर। और ये की गई थी कब? 82 में की गई। तो उस टाइम योजना कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? कृषि संस्था कौन सी है? कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख, यानी ऐसे कह सकते हो सर्वाधिक ऋण या फिर मदद, यानी धन किसके द्वारा, कौन सी बैंक है जिसके द्वारा कृषि से संबंधित गतिविधियों में धन यानी खर्च किया जाता है? तो धन जो ब्याज समझ सकते हो वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा इसमें मदद की जाती है। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? व्यय कर को लगाने का सबसे पहले सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना है आपको कि किसके द्वारा जो ये व्यय कर है इसको लगाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्डोन ने दिया था इसका सुझाव। किसने? कोल्डोन ने। आगे देखो, अब इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
देखो विश्व जनसंख्या में इसका अंश 16% है क्या, जबकि विश्व के जीडीपी में इसका अंशदान 1.6% है। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, भारतीय जो विश्व में जनसंख्या है, विश्व जनसंख्या में इसका अंश कितना है भारत का 16%, लेकिन विश्व की जीडीपी में कितना है 1.6%, यानी 16 17 पॉइंट कुछ 17.5% कर दो, समथिंग बराबर चाहिए, चल जाएगा, सही है। सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है, यानी सर्विस सेक्टर का, तो ये तो गलत हो जाएगा, तकरीबन 53-54% के करीब है। ठीक है, तो यही गलत है, ऑप्शन बी 25% के करीब तो सेकेंडरी सेक्टर का है और 16-17% के करीब हो गया कृषि का।